अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि 6 बातें बेटियों को शादी से पहले ज़रूर समझा दें। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि आप बेटों की बात करें, आप बेटों को समझाने की बात नहीं करती हैं। तो हमारी आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगी बेटों के हवाले से भी। हमने बेटों को समझाने के हवाले से भी वीडियो बनाई है। लेकिन हम बेटियों पर वीडियो ज़्यादा क्यों बनाते हैं? क्योंकि बेटियों को बहुत सारे मामला फेस करने पड़ रहे होते हैं, जैसे घर को कैसे लेके चलना है, ससुराल के साजिशों को किस तरह हैंडल करना है। मर्दों को इस तरह के मसाइल का कम सामना करना पड़ता है, और जब खुदा सा घर टूटता है तो उसका नुकसान भी बेटियों को ज़्यादा उठाना पड़ता है, बेटों को कम उठाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां खुशगवार नहीं गुजारें, चंद बातों पर अमल करके उनकी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है। इसलिए हम आज बात करेंगे कि शादी से पहले ये 6 बातें ज़रूर समझा दें। पहली बात, हर बात बताई नहीं जाती। शादी के बाद जो लड़कियां सबसे पहली गलती करती हैं वो ये करती हैं कि हर बात अपने मैके पहुंचा रही होती हैं। देखिए, सास ने कुछ कह दिया, नंदों ने कुछ कह दिया, शौहर ने डांट दिया, गुस्सा कर दिया, ये चीजें अंडरस्टूड सी हैं। यानी कोई ससुराल ऐसा नहीं होगा जहां सास जो है वो तनकीद ना करती हों, नंदे जो है वो बातें ना सुनाती हों, या शौहर जो है गुस्सा ना करता हो, या ससुर जो है वो चीज़ों में इंटरफेयर ना करते हों। ये मामला हर घर में होते हैं। लेकिन अगर ये बातें हम अपने मैके में पहुंचाते हैं तो नुकसान क्या होता है कि हमारे मैके वाले हमारे मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनके सेंसिटिव होने का लड़कियों को नुकसान क्या होता है कि बाज़ दफ़ा बातें इतनी बड़ी नहीं होती हैं, चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी बड़ी बन जाती हैं। तो कोशिश करें कि छोटी मोटी बातों को अपने तक ही रखें। शौहर की कोई छोटी मोटी बुराई है, ससुराल वालों की खामियां हैं, उनको अपने तक महदूद रखें, घर वालों को ना बताएं। दूसरी बात कि हर बात छुपाई नहीं जाती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां हर बात बताई नहीं जाती वहीं हर बात छुपाई भी नहीं जाती। बाज़ मामला ऐसे होते हैं कि अगर लड़कियां छुपा लें तो आगे जाके बड़े मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। बाज़ दफ़ा रिलेशन जो है इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसके अंदर, रिलेशन के अंदर। आपको बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को। फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा है, आपको बताना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम मुझे फेस करने पड़ रहे हैं। अच्छा, जब बातें आपको बतानी हो अपने मैके में तो ये देखें कि आपके मैके में समझदार शख्स कौन है। वो कौन सा शख्स है जो आपकी बात सुनेगा, समझेगा और बिना किसी जज्बात में आके या किसी एक तरफा बात सुन के फैसला करने के बजाय वो चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेगा, एक अच्छा मशवरा देगा आपको। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी वालदा से, अपनी बहनों से बात डिस्कस करें, कोई भी हो सकता है ख़ानदान में, आपके मामू हैं, आपकी खाला हैं, फुप्पी हैं, चचा हैं, जिनको आप समझती हैं कि वो समझदार हैं, आप उनसे अपनी बात डिस्कस करें। मैं आपको अपना एक वाक़या बताऊं कि शादी के शुरू के दिन थे तो किसी बात पे ज़ुबैर बहुत गुस्सा हुआ है मुझ पर, मुझे बहुत गुस्सा आया, बात काफ़ी बढ़ गई हमारे गुस्से में। ये चले गए ऑफिस। अब मैं बहुत गुस्से में थी कि मुझे रहना ही नहीं है। होता नहीं है बाज़ दफ़ा आप इतने गुस्से में आते हैं कि आपकी जो अक्ल होती है किसी किस्म का आपका साथ नहीं दे रही होती है और आप गुस्से में बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हुए होते हैं। तो मेरे साथ भी यही सूरत हाल थी कि मुझे इतना शदीद गुस्सा था कि मैंने कहा मुझे रहना ही नहीं है इनके साथ, बस मैं फ़ोन करती हूँ घर पे और इन लोगों से कहती हूँ आएँ और मुझे लेकर जाएँ। लेकिन गुस्से में थोड़ा समझदारी का सबूत ये दिया कि मैंने अपने छोटे मामू को फ़ोन किया। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा बस मामू आप आएँ और मुझे फ़ोन लेके जाएँ यहाँ से। मामू जान ने कहा ऐसी क्या बात है, क्यों आऊँ, फ़ोन क्यों लेके जाऊँ? मैंने कहा नहीं, ये मुझे बहुत तंग करते हैं, उन्होंने इस तरह किया, इस तरह किया, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मैं बेजार आ गई हूँ, मुझे घर जाना है। मामू ने कहा अच्छा मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। अभी हो गई बात, मैं अपना बैग पैक कर लिया। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ, अब फ़ोन आया मामू का, फ़ोन आया, कोई फ़ोन ही नहीं आया मामू का। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा मैं इतना जोशीला फ़ोन किया था उनको, इतने गुस्से में फ़ोन किया था और ये रिएक्शन मिल रहा है मुझे। मैं दोबारा फ़ोन किया मामू को। मैंने कहा चल, मैंने छुट्टियों से कहा कि कहाँ रह गए मामू जान आप, आपने कहा था तो मैं फ़ोन करूँगा, ना आपने फ़ोन किया ना आप आए अभी तक मुझे लेने के लिए। मामू ने कहा सुकून से घर में बैठो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत है, ना मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, और तुमने मुझे तो फ़ोन किया, किसी और को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़ुबैर से बात हो गई है, सब मामला ठीक है। मुझे हैरत हुई। मैंने कहा ज़ुबैर से ऐसी क्या बात हो गई, सारे मामला ठीक भी हो गए और मतलब मामू लेने नहीं आ रहे। मैंने इतने गुस्से में फ़ोन किया है और उसके बावजूद मामू ने कह दिया कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैंने ज़ुबैर को फ़ोन कर दिया। फ़ोन किया तो वो समझे पहल करने से मामला वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। मैंने फ़ोन किया और मैंने इनसे फ़ोन पूछा कि मामू जान से आपकी क्या बात हुई है, तो ये हंसने लगे। कह रहे तो मामू को फ़ोन किया था। मैंने कहा हाँ मैंने फ़ोन किया था, बहुत गुस्से में फ़ोन किया था। कहने उनका फ़ोन आया था मेरे पास।
हाल चाल पूछने के बाद कहने लगे कि सब खैरियत है। मैंने कहा सब खैरियत है। मामू ने कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई? ये कहने का तो रोज होती है, कोई नई बात थोड़ी है, हंसने लगे ये। अब मामू जान को ये हुआ कि ये वाकई में हर घर की बात है, लड़ाई हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बल्कि मुझे समझा के खामोश करा दिया। हाँ, अगर यही फोन अपने बड़े मामू को करती हो गुस्से में, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो फ़ोन लेने के लिए आ जाते मुझे, या अपने मैके में फ़ोन करते तो वो मुझे फ़ोन लेने के लिए आ जाते। तो बाज़ दफ़ा सूरत हाल ऐसी होती है कि हमें लगता है कि नहीं, हमें ये बात बतानी चाहिए, हम बहुत गुस्से में होते हैं, तो कोशिश करें कि समझदार बंदे से आप बात करें, जो चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली और बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ हैंडल करें। तीसरी बात ये देखें कि शौहर के करीब कौन है। गलती क्या करती हैं लड़कियां कि जो शौहर से करीब होता है ना, उसी को दूर करने की कोशिश में लग जाती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि वो उनके कॉम्पिटिटर हैं, उनके मुकाबले पर है। नहीं, वो आपके कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि उनको टीम समझें आप। बाज़ दफ़ा शौहर जब माँ के करीब होता है तो लड़कियां कहती हैं क्यों टाइम दे रहे हैं माँ को इतना, उनकी हर बात क्यों सुन रहे हैं, उनकी हर बात क्यों मान रहे हैं। बाज़ दफ़ा कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो लड़कियों को लगता है कि वो नाजायज़ हैं, सही नहीं है, और ये हर बात भी माँ की मान रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी उनकी माँ से करीब हो जाएं, वो काम करें जिनसे आपका और आपके सास का रिलेशन स्ट्रांग हो। अगर आपको लगता है कि आपके शौहर जो है अपनी बहन से बहुत करीब हैं, तो आप उनकी काट करने के बजाय उनको करीब करने की कोशिश करें। उनका ताल्लुक और आपका ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। इससे क्या हुआ कि आप भी अपने शौहर करीब होंगी। इसी पॉइंट में मैं आपको इजाफी बात बता दूं कि लड़कियां बाज़ दफ़ा ओवर एक्टिंग भी करने लगती हैं, यानी कि ससुराल गई हैं तो अब उन्हें ये कि नहीं मुझे सास को भी जीतना है, नंद से भी ताल्लुकात अच्छे करने, तो वो बहुत ज़्यादा काम करने लग जाती हैं, इतना कि बाद में वो चीज़ उनके लिए मसला बन जाती है। तो ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जितना काम कर सकती हैं इतना ही काम करें। बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करें कि मैं ये काम भी मैं कर लेती हूँ, नहीं मैं ये भी कर लेती हूँ, नहीं मैं इसको भी खुश करूँ, नहीं मैं इसको भी खुश करूँ। खुश सबको करना है, लेकिन किसी किस्म का बर्डन नहीं लेना। और अगर आपकी अपने मैके से काम करने की आदत होगी तो यकीन करें ससुराल में आने के बाद ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होंगी आपके लिए। हमने देखा है कि बाज़ दफ़ा लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है ससुराल में आने के बाद, क्योंकि काम जो है वो उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है। बाज़ माएँ कहती हैं कि नहीं हम तो अपने बेटों से कोई काम नहीं कराते, जब सर पर पड़ती सब कर लेते हैं। देखिए, सर पर पड़ने पे जब काम किया जाता है उसमें और खुशी खुशी काम किया जाए उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो बच्चों को हम तो पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में बात कह चुके हैं कि घर काम करना ज़रूर सिखाएं। और मैं सिर्फ बेटियों की नहीं, बेटों की ही बात करती हूँ कि उन्हें भी इन्वॉल्व करें हैं कामों में, बाद में उनकी ज़िंदगी आसान होती है इन चीज़ों से। चौथी बात, अपनी बेटियों को समझा दें कि मुश्किल वक्त ज़रूर आएगा। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरी एक कज़न ने मुझे समझाया कि देखो मुश्किल वक्त ज़िंदगी में ज़रूर आता है। ऐसा नहीं है कि अब शादी हो गई है तो कोई मुश्किल वक्त आएगा ही नहीं, सब कुछ अच्छा से जाएगा, नहीं। फाइनेंशियली तौर पे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बहुत ज़्यादा, या कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह बहुत टफ टाइम देखना पड़े। लेकिन सबसे अहम बात क्या है कि जब इस किस्म की प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है कि हाँ मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई है, कोई बात नहीं है, मुझे इस प्रॉब्लम से बहुत खुश असलूबी के साथ गुजरना है। अपने रिलेशन को यानी कि शौहर के साथ अपने रिलेशन को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ दफ़ा होता है क्या है कि हम फाइनेंशियल तौर पे वीक हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम लड़ने लगते हैं शौहर से कि आप ये बात नहीं कर रहे, आप ये काम पूरा नहीं कर रहे, ये चीज़ नहीं हो रही। बाज़ दफ़ा दूसरी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, टफ टाइम आता है तो हम लड़ने लगते हैं आपस में। इससे होता क्या है कि देखिए वक्त गुजर जाता है, मुश्किल वक्त गुजर जाता है। जब अच्छा वक्त आता है तो अगर आप उस वक्त को आपने अच्छी तरह से नहीं गुजारा होता है, लड़े होते हैं आप लोग आपस में, तो बाद में भी जब अच्छा वक्त आता है तो आपका रिलेशन स्ट्रांग नहीं होता है, कमज़ोर हो जाता है। शौहर सोचता है कि इसने मेरा साथ दिया ही नहीं उस वक्त जब मैं परेशान था, जब मैं मुश्किल में था। ऐसा बीवियाँ भी सोचती हैं कि हम परेशान थे और लड़ते थे तो हमने कैसा वक्त गुजारा है। तो अगर आपने वो वक्त अच्छा नहीं गुजारा होगा तो बाद वाला वक्त भी आप अच्छा नहीं गुजारेंगे। हाँ, अगर वो जो वक्त था जो बहुत मुश्किल वाला वक्त था, आपने अपना शौहर का साथ दिया होगा, आप लोग लड़े नहीं होंगे, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आपने हैंडल किया होगा, तो बाद में भी जब अच्छा वक्त आएगा तो आप उस वक्त को सोच के एंजॉय करेंगे। वो चीज़ें जो है आपके तल्ख याद नहीं होगी, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ें बन जाएंगी आपके लिए। आप सोचेंगे हमने इतने मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का साथ दिया। पांचवी बात, डरना नहीं है। हम अपनी बेटियों को ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि एतमाद के साथ अपने मामलात को देखने की कोशिश करें। जो शख्स डरता है उसको मज़ीद डराया जाता है। अच्छा, यहाँ ये बता दूं कि नहीं डरने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बदतमीज़ी करने लग जाएं। जो शख्स पुरएतमाद होगा वो कभी भी बदतमीज़ी नहीं करेगा,
बल्कि बहुत तरीके के साथ, समझदारी के साथ अपनी चीज़ों को देखेगा और समझने की कोशिश करेगा कि मैं इन चीज़ों को किस तरह से हैंडल करूं, मैं इन प्रॉब्लम से किस तरह बाहर निकलूं। तो डरे बगैर समझदारी के साथ अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, मवाजना नहीं करें। आखिरी पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है ये, कि मवाजना नहीं करना चाहिए। अच्छा, जहाँ मवाजने की बात आती है, कंपेयर करने की बात आती है, मैं यहाँ आपको बताऊँ कि शादी से पहले घर वाले भी इस मामले में लड़कियों के साथ बहुत गलत करते हैं कि वो चीज़ों पे और दूसरी बातों पे कंपेयर करने लगते हैं ससुराल वालों को। ये बात आमतौर पे देखने में आती है कि जब सामान आता है लड़की का, जोड़े वगैरह आते हैं, तो तनकीदी निगाह देखा जा रहा होता है। अच्छा, ये चीज़ नहीं दी इन्होंने, अच्छा ये जोड़ा इस तरह का है, सेट ऐसा बना दिया, ये चीज़ ऐसी कर दी। अब लड़की का दिल तो ख़राब हो गया ना, वो कैसे उन चीज़ों को पहनेगी, और पहनना भी ज़रूरी है उसके लिए। मुझे याद है जब मेरा जोड़ा वगैरह सामान सब आया था ससुराल से, तो उसे माथा पट्टी थी। उस ज़माने में माथा पट्टियाँ बहुत चल रही थी। कुछ लोग थे फैमिली में ऐसे भी जिन्होंने कहा कि ये माथा पट्टी बहुत चौड़ी है, ये पतली हो तो अच्छी लगती है। कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरह गाय और बैलों को तैयार किया जाता है ना, इस तरह तुम्हें तैयार किया जाएगा। अब मेरा मूड ख़राब हो गया कि ये माथा पट्टी तो मैं नहीं पहनूंगी। मम्मा ने मुझसे कहा जो कुछ आया वहाँ से सब तुम्हें पहनना है, सब बेहतरीन है, सब बहुत अच्छा है, किसी में कोई कमी नहीं है और तुम्हें सब चीज़ें पहननी है। मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। मेरी जो बहन है हिरा, उसने कहा आप जाके तो माथा पट्टी लगा के देखें लगती कैसी है आपके ऊपर, आप सबकी बातों में आके अपना मूड ख़राब कर रही हैं। मैं गई शीशे के सामने, मैंने माथा पट्टी अपने माथे पे सेट की। जब मैं बाहर आई हूँ ड्रेसिंग रूम से, तो जो बाकी लोग बैठे रहे थे जिन्होंने कहा था कि तुम गाय और बैल कितना तैयार होगी, कहने लगे माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी लगी तुम्हारे पर ये माथा पट्टी, बहुत ही खूबसूरत है माथा पट्टी। और आप यकीन करो वही ट्रेंड चल गया था। यानी मेरी शादी के बाद मेरी बाकी का 10 शादियाँ हुई हैं, उन्होंने माथा पट्टियाँ पहनी। मेरी बहन जो है उसने मेरी माथा पट्टी जो है वो लेके पहनी, वो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लगी। अब देखिए वो चीज़ कितनी अच्छी आई थी, लेकिन लोगों ने थोड़े नेगेटिव कमेंट्स की वजह से मैं परेशान हो गई थी। लेकिन मेरे घर वालों ने समझदारी का सबूत दिया और कहा कि नहीं ये बहुत अच्छी है, तुम्हें पहननी है ये। तो देखिए यही होता है, शादी के बाद भी लड़कियां जब पहले से एक माइंड बना के आ रही होती है ना कि अच्छा ऐसा किया मेरे साथ, शादी के बाद भी वो कंपेयर ही करती रहती हैं कि जेठानी के साथ ऐसा हो रहा है, जेठानी जो है वो इस तरह से रह रही हैं, जेठ इतना ख्याल रख रहे हैं, मेरा शौक ख्याल नहीं रख रहा है इस तरह से, सास उनको ज़्यादा पूछ रही है, मुझे कम पूछ रही हैं। अच्छा, जैसे बहनें जैसी नहीं होती, भाई भी जैसे नहीं होते हैं। कुछ मर्द होते हैं जो बीवियों का ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं, हर चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है कि कपड़े कौन से पहनने हैं, साथ में ज्वेलरी कौन सी पहननी है, किस तरह तैयार होना है, तैयार हो रही है, बड़ी तारीफें कर रहे हैं। बाज़ मर्द कहते हैं हाँ ठीक है सही है। अब वहाँ पर लड़कियाँ कंपेयर करने लगती हैं कि अपने भाई को देखे हो कि तारीफें कर रहे होते हैं और आप किस तरह के हैं, या अपने भाई को कंपेयर करती हैं अपने शौहर से कि मेरे भाई को देखे हो किस तरह सब चीज़ों को लेकर चल रहा है, अपने बच्चों को भी टाइम दे रहा है, बीवी को भी टाइम दे रहा है, आप ना बच्चों को टाइम देते हैं ना मुझे टाइम देते हैं। फिर जब देवर की शादी होती है तो उस वक्त भी बड़े मसले खड़े होते हैं कि अच्छा देवर की शादी पे तो ये भी हो रहा है, उसके जोड़े भी इस तरह बन रहे हैं, ये काम भी हो रहा है, मेरा तो यह कुछ नहीं हुआ था। तो वो शादी भी आप इंजॉय नहीं करती बल्कि परेशान रहती हैं। इस तरह आप पूरी ज़िंदगी कंपेयर करते हुए परेशानी में गुजार देती हैं, ना सिर्फ अपना नुकसान करती हैं, अपने शौहर का नुकसान करती हैं, बल्कि अपनी औलाद को भी आप नुकसान पहुंचाती हैं। तो कंपेयर करना तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो मैं बेटियों के घर वालों से भी कहूँगी कि वो भी चीज़ों को कंपेयर ना करें, और बाद में बेटियों को भी समझाएंगे चीज़ों को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, ना चीज़ों को ना रिश्तों को। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये 6 बातें आप अपनी बेटियों को ज़रूर समझाएंगे। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।